गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के टीजीटी एंड पीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हिंदी शब्द सागर शब्दकोश का संबंध किस संस्था से है? हिंदी शब्द सागर के बारे में यहाँ बात हो रही है। इसका पहला ऑप्शन है नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, साहित्य अकादमी या फिर बिहार राष्ट्रवाद परिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागरी प्रचारणी सभा। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में इनकी स्थापना हुई थी और इनका क्या काम है? हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागरी प्रचारणी सभा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। काव्य में रहस्यवाद किस साहित्यिक प्रवृत्ति से जुड़ा है? काव्य में रहस्यवाद के बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है प्रकृतिवाद, दूसरा है छायावाद, फिर प्रयोगवाद या फिर नई कविता। तो काव्य में रहस्यवाद के बारे में बात हो रही है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छायावाद। इसका समय जो है लगभग 1918 से 1936 तक का इसका समय है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोक मंगल की अवधारणा को विशेष रूप से किस आलोचक ने महत्व दिया है? यहाँ लोक मंगल की बात हो रही है, लोक मंगल की अवधारणा को। तो इसका पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा नामवर सिंह, तीसरा रामचंद्र शुक्ल या फिर फोर्थ है नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। इनका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। और इनका जो फेमस है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया था। 1929 में लिखा गया था। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? काव्य की आत्मा, पहला है शब्द, रस, अलंकार या फिर छंद। तो काव्य की आत्मा के बारे में पूछा गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा रस। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। काव्य का आनंद ही जो है किससे आता है? तो रस कहलाता है या फिर रस से आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रस का सिद्धांत मूल आधार क्या है? रस सिद्धांत का मूल आधार पूछ रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है भाव, कल्पना, भाषा या फिर कथानक। इसका सही जवाब हो जाएगा रस सिद्धांत का मूल आधार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाव। ठीक है, भाव रस सिद्धांत का मूल आधार है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है? रीतिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? यहाँ भी पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है श्रृंगार काल, वीर गाथा काल, ज्ञान काल या फिर संक्रमण काल। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय जो हो जाएगा 1700 से 1900 के बीच का समय हो जाएगा। चलिए पहले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? अंधेर नगरी जो है किस विधा की रचना है? पहला उपन्यास, दूसरा नाटक या फिर निबंध या फिर संस्मरण। तो अंधेर नगरी जो है, आप लोग प्लीज बताइए अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो अंधेर नगरी क्या है? एक नाटक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाटक। ये किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। ठीक है, इनकी भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लिखी हुई है। ठीक है, 1850 से 1885 तक इनका समय काल है। चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ताड़ सप्तक का संपादन किसने किया है?
तार सप्तक के बारे में पूछा जा रहा है, तो इनका अज्ञेय जी हैं, बच्चन जी हैं, दिनकर है या फिर मुक्तिबोध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तार सप्तक का संपादन अज्ञेय जी ने किए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय जी का बहुत ही फेमस है। शेखर एक जीवनी, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग नोट करते चलिएगा। और इनका एक है नदी के द्वीप, नदी के द्वीप भी इनका फेमस रचना है। आप लोग प्लीज इसको नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आलोचना को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? आलोचना के बारे में पूछा गया है कि स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? पहला हो गया भारतेंदु जी, रामचंद्र शुक्ल, द्विवेदी या फिर प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलोचना को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है रामचंद्र शुक्ल जी को। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। गोदान का मुख्य पात्र कौन है? गोदान के बारे में यहाँ पूछा बात हो रही है कि गोदान का मुख्य पात्र कौन है। तो पहला ऑप्शन हो गया घिसु, होरी, धनिया या फिर गोबर। तो आपको पता होगा कि गोदान किसने लिखा है? तो प्रेमचंद जी ने गोदान लिखा है, प्रेमचंद जी ने गोदान लिखा है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा होरी। होरी जो है गोदान का मुख्य पात्र है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, जैनेन्द्र या फिर यशपाल। तो उसने कहा था का सही जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जो समय काल है 1883 से लेकर 1922 तक का समय काल है। आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो ये भी पूछा गया प्रश्न है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? बुद्धि का, भावना का, क्रोध का या फिर शक्ति का? तो कामायनी में जो है कि ये भावना का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भावना का। और जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी को लिखा है। इनका आंसू हो गया, झरना हो गया, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की है। ध्रुव स्वामिनी हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई कहानी आंदोलन से कौन संबंधित है? नई कहानी आंदोलन से कौन संबंधित है? पहला ऑप्शन हो गया मोहन राकेश, दूसरा हो गया बिहारी जी, कबीर जी या फिर भूषण जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहन राकेश जी। नई कहानी आंदोलन से कौन संबंधित है? तो मोहन राकेश जी। इनका समय काल जो है 8 जनवरी को उनका जन्म हुआ है। आप लोग प्लीज नोट करते चलिएगा, 8 जनवरी को उनका जन्म हुआ है। ठीक है, और 3 जनवरी 1972 को उनकी मृत्यु हुई है। 3 जनवरी 1972 को इनकी मृत्यु हुई है। 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ है। आप लोग प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा एक दो रचना के बारे में इसका मैं बता देती हूँ, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। लहरों के राजहंस, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का है। आधे अधूरे मोहन राकेश जी का है। आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आषाढ़ का एक दिन, ये भी मोहन राकेश जी का है। आषाढ़ का एक दिन, ये भी मोहन राकेश जी का। ये भी सवाल पूछा गया है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश जी का है। आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैला आंचल किस आंचलिक क्षेत्र पर आधारित है? आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था
कि मैला आंचल जो है बिहार की पृष्ठभूमि पर है और बिहार के पूर्णिया क्षेत्र की पृष्ठभूमि पर है मैला आंचल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, मैला आंचल। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ, पहला ऑप्शन भारतेंदु युग, आदिकाल या फिर भक्ति काल या फिर रीतिकाल। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो भारतेंदु युग से माना जाता है। 1868 से लेकर 1900 तक का युग को माना जाता है। इसमें आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारतेंदु युग से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग प्लीज़ इसको नोट करते चलिएगा। ये आगामी DSSB, TRD4 और भी जितने भी हिंदी के एग्जाम होंगे उसमें सभी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रेमाश्रम किस लेखक का उपन्यास है? प्रेमाश्रम के बारे में बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन हो गया प्रेमचंद, रेणु या फिर अमृतलाल नागर या फिर जैनेंद्र कुमार। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेमाश्रम जो है प्रेमचंद जी का नाटक है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया मम्मट ने, कुंतक, भरत मुनि ने या फिर आनंदवर्धन ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। वक्रोक्ति सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो कुंतक ने दिया था। किसने दिया था? कुंतक ने दिया था। आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत ही ये अच्छा प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आनंदवर्धन, भामह, दंडी या फिर विश्वनाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनंदवर्धन जी। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन जी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग नोट भी बनाते जाते होंगे साथ में। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। रस गंगाधर के लेखक कौन है? रस गंगाधर के लेखक कौन है? यहाँ ये पूछा गया है। जगन्नाथ, कालिदास, मम्मट या फिर भामह। तो रस गंगाधर के यहाँ पे लेखक की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगन्नाथ जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश की बात हो रही है, इसके रचयिता कौन है? मम्मट हैं, दंडी हैं, कुंतक हैं या फिर विश्वनाथ हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको ये जरूर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा मम्मट। इसका सही उत्तर हो जाएगा मम्मट। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? तो मम्मट है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।